फिर से राजू सर के नाम से। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से राजू सर के नाम से यूट्यूब चैनल के अंदर एमसीक्यू वीडियो की स्टडी के अंदर एक और नया एमसीक्यू हम लेके आए हैं। एम्स नॉर्सेट ईएसआईसी जीएमसीएच पीजीआई चंडीगढ़ एमपीसीएचओ उत्तराखंड स्टाफ नर्स की वैकेंसी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सेशन जहां पे हम बात करने वाले कुछ इम्पोर्टेंट, कुछ ट्रिकी, कुछ कंसेप्चुअल एमसीक्यू और इनको हम विद रेस वाले सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। आप लोगों से गुजारिश, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। एक बेहतरीन एमसीक्यू सेशन जिसके अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें, बहुत सारी ट्रिकी चीजें जो है वो हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। शुरुआत करते हैं। गुड इवनिंग टू ऑल। शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन एमसीक्यू सेशन की। सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है इस यूट्यूब चैनल के ऊपर जिसका नाम है राजू सर के नाम से है ये यूट्यूब चैनल। तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। फटाफट से आगे लेके चलता हूं। देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। आपको क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है, चारों ऑप्शन को ढंग से पढ़ना है और फिर अपना एक बेहतरीन जवाब देना है। क्या पूछा जा रहा है आपसे? विच पोस्ट ऑपरेटिव असेसमेंट फाइंडिंग ऑन ए क्लाइंट विद ए फीमोरल पॉप्लिटियल ग्राफ्ट of the right leg would require immediate charge nurse notification। बहुत इजी क्वेश्चन, आराम से इसको किया जा सकता है। क्वेश्चन ने क्या पूछा है? कौन सा पोस्ट ऑपरेटिव असेसमेंट जो है, असेसमेंट फाइंडिंग जो है वो एक क्लाइंट के अंदर है जिसमें फीमोरल पॉप्लिटियल ग्राफ्ट आपने किया है राइट लेग का। आपने राइट लेग का फीमोरल पॉप्लिटियल ग्राफ्ट किया है और ग्राफ्ट करने के बाद में आप उसका असेसमेंट कर रहे हो। कौन सी असेसमेंट फाइंडिंग जो है वो आपको मिले तो आप इमीडिएटली चार्ज नर्स को नोटिफाई करेंगे। मतलब लेडी को फीमोरल ग्राफ्ट हुआ है और ग्राफ्ट के बाद में आप उसमें असेसमेंट कर रहे हो, कोई आपको ऐसी असेसमेंट फाइंडिंग मिली कि आप इमीडिएटली जो है रिपोर्ट कर रहे हो चार्ज नर्स को, वो कौन सी असेसमेंट फाइंडिंग है? फर्स्ट ऑप्शन है एडिमा ऑफ द राइट एक्सट्रीमिटी एंड पेन एट द इंसिजर साइड। राइट एक्सट्रीमिटी का एडिमा और इंसिजर साइड के ऊपर पेन। दूसरा है ए टेम्परेचर ऑफ 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड रेडनेस ऑफ द इंसिजन। 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर और रेडनेस इंसिजन पे। सीरियस ड्रेनेज नोटेड एट द सर्जिकल साइट से सीरियस ड्रेनेज। लास्ट है लॉस ऑफ पोस्टीरियर टिबियल एंड डोर्सालिस पेडिस पल्सेस ऑन द राइट लेग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कुछ लोगों ने कंसेप्ट को पकड़ लिया है, जान के खुशी हुई। और ये कंसेप्ट के पकड़ने की आदत अगर आपके अंदर बन गई है तो बस हम जो रोज मेहनत कर रहे हैं वो सफल हो गई है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो आपने दिल खुश कर दिया है इसका आंसर देके। मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि रोज की जो अपनी मेहनत है वो साकार हो रही है। बस इसीलिए करते हैं, एक दिन ये साकार होगी, एक दिन ये फल देगी और ये फल आज मिल रहा है। देखिएगा, बिल्कुल सही कंसेप्ट लगाया कई लोगों ने। देखिएगा, राइट पॉप्लिटियल जो फीमोरल पॉप्लिटियल ग्राफ्ट हुआ है, तो हमेशा याद रखिएगा जो भी आर्टीरियल ग्राफ्ट होता है या आर्टरी को जब हम यूज लेते हैं किसी भी प्रोसीजर को कैरिड आउट करने में, तो अगर कोई इंडिविजुअल है और इस इंडिविजुअल की जो फीमोरल एरिया है वहां पे आपने ग्राफ्ट किया, तो आफ्टर ग्राफ्ट आर्टरी को यूज करने के बाद में पोस्ट ऑपरेटिव कंडीशन में सबसे पहला नर्सिंग प्रायोरिटी रहता है हेमरेज, है ना। हेमरेज होने की पूरी संभावना है क्योंकि आर्टरी रप्चर हुई है, आर्टरी को यूज किया है, वहां कुछ आपने काम किया है। तो हेमरेज जब होता है तो संभावना रहती है कि उस लेग का जो पेरिफेरल एरिया होता है, उस लेग का जो दूर वाला डिस्टल पार्ट होता है, इस डिस्टल पार्ट की जो पल्स होती है, डिस्टल पार्ट है, डिस्टल पार्ट की जो पल्स होती है उसको असेस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिस्टल का पार्ट की जो पल्स है उसको असेस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डिस्टल पार्ट की पल्स को असेस करना इंपॉर्टेंट होता है। इस पॉइंट ऑफ व्यू में आपको जवाब देना है और यहाँ पे एक ही जवाब है उस पॉइंट ऑफ व्यू में जो कि ऑप्शन डी में है। कई लोगों ने सही जवाब दिया। पोस्टीरियर टिबिया और डोर्सालिस पेडिस की जो पल्स है राइट लेग की, वो अगर एब्सेंट हो जाए, है ना, पल्स जो गायब हो जाए, तो ये सबसे पहले नोटिफाई करना पड़ेगा क्योंकि पल्स का गायब होना सबसे बड़ी प्रॉब्लमेटिक इश्यू है। तो डिस्टल पार्ट की पल्स का असेसमेंट सबसे पहले करते हैं और अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो हो सकता है कि उस मरीज को हेमरेज हो रहा है इंटरनली जो बाहर दिख नहीं रहा है। ऑप्शन ए एडिमा
ऑप्शन बी टेम्परेचर 99.6 और ऑप्शन सी सीरस ड्रेनेज। ये नॉर्मल चीजें हैं पोस्ट ऑपरेटिव कंडीशन में, इसलिए इसको नोटिफाई करने की जरूरत नहीं होती है। ए, बी और सी तीनों ही खोटे जवाब है। डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि आपको पेरिफेरल पल्स को असेस करना है, और यहाँ पे पेरिफेरल पल्स अगर आपको एब्सेंट मिल रही है, लॉस मिल रही है, असेसमेंट नहीं हो रहा है, पाल्पेट नहीं हो रही है, तो तुरंत प्रभाव से आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूँ, नेक्स्ट देखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है, नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट विद नोजिया एंड वॉमिटिंग। आप एक क्लाइंट की केयर दे रहे हैं, उस क्लाइंट को क्या है, नोजिया एंड वॉमिटिंग है। क्या है उसको, नोजिया एंड वॉमिटिंग है। उस क्लाइंट को आप एज ए नर्स केयर दे रहे हो। लैब रिजल्ट जो है वो रिवील करता है कि मरीज का पोटेशियम लेवल 2.9 मिलीकुलैंड पर लीटर है ना। मरीज का पोटेशियम लेवल 2.9 मिलीकुलैंड पर लीटर है। Which ECG finding would the nurse expect to find due to the client's potassium result? पोटेशियम के इस रिजल्ट के आधार पे क्या ECG फाइंडिंग आप सोचते हो मरीज के अंदर मिलेगी? फर्स्ट ऑप्शन है डिप्रेस्ड एसटी सेगमेंट, सेकंड ऑप्शन है एलिवेटेड पी वेव, थर्ड ऑप्शन है एब्सेंट पी वेव, फोर्थ ऑप्शन है फ्लैटेड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कतई जहर क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इतना इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में कई बार रिपीटेडली पूछा जाता है। तो आपको कंसेप्ट समझना है। नॉर्मल सीरम पोटेशियम का जो लेवल होता है, सीरम में पोटेशियम का जो नॉर्मल लेवल होता है वो होता है 3.5 टू 5.1 मिलीकुलैंड पर लीटर। ये नॉर्मल सीरम पोटेशियम का लेवल होता है। अब पोटेशियम का लेवल यहाँ पे 2.9 है, जिसको हम क्या बोलेंगे, हाइपोकैलीमिया। क्या बोलेंगे यहाँ पे, हाइपोकैलीमिया हो गया है, क्योंकि पोटेशियम का लेवल इस क्वेश्चन में कितना है, 2.9 है, और 2.9 जो है वो किस में आएगा, 3.5 से कम आएगा। और पोटेशियम का लेवल ब्लड में कम होना हाइपोकैलीमिया कहलाता है। कैलीमिया वर्ड फॉर पोटेशियम, हाइपो वर्ड फॉर लेस, तो लेस सीरम पोटेशियम लेवल। अब पोटेशियम जब ब्लड में कम होता है तो ईसीजी के अंदर क्या चेंजेस आएंगे, इसकी हम अगर बात करें तो हाइपोकैलीमिया में जो ईसीजी चेंजेस रहते हैं उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मेंशन करता हूं मैं। ईसीजी चेंजेस जो हाइपोकैलीमिया के रहेंगे उसमें पी वेव जो होती है, पी वेव वो पीक हो जाती है ना। पी वेव जो है वो थोड़ी पीक हो जाती है, थोड़ी बड़ी हो जाती है। इसीलिए चेंजेस हाइपोकैलीमिया में एसटी सेगमेंट जो होता है, एसटी सेगमेंट वो डिप्रेस हो जाता है। क्या हो जाता है, डिप्रेस्ड हो जाता है। हाइपोकैलीमिया के अंदर जो टी वेव होती है, टी वेव वो फ्लैट हो जाती है। कैसे हो जाती है, फ्लैट, या क्या हो जाएगी, इनवर्स हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इनवर्स। और हाइपोकैलीमिया के अंदर यू वेव जो होती है वो प्रेजेंट हो जाती है। क्या क्या ईसीजी चेंजेस देखने को मिलते हैं हाइपोकैलीमिया में। हाइपोकैलीमिया का मतलब होता है पोटेशियम का 3.5 से कम होना। जब पोटेशियम 3.5 से कम होता है कंडीशन जब हाइपोकैलीमिया होती है, तो हाइपोकैलीमिया के ईसीजी चेंजेस यहाँ पे पूछे हैं। ईसीजी चेंजेस क्या देखने को मिलेंगे, ईसीजी को अगर आपको डिटेल से पढ़ना है, ईसीजी को अगर आपको डिटेल से पढ़ना है तो सिंपली आप YouTube पे लिख दीजिएगा नॉर्मल ईसीजी, सेकंड नंबर का वीडियो आएगा इसी चैनल का। 50,000 प्लस लोगों ने उसको सीखा है, समझा है और बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दिया है। कई लोगों ने तो मुझे पर्सनली फोन करके बोला है कि सर बहुत अच्छे से समझाई आपने। मतलब एक वो लोग जो अपने फील्ड से रिलेटेड भी नहीं है उन्होंने भी इस चीज को समझ लिया। तो आप जरूर देखें, नॉर्मल ईसीजी का वीडियो इसी चैनल के ऊपर है, नॉर्मल ईसीजी का वीडियो है। और इसके अलावा एक और वीडियो है जिसमें ईसीजी में इलेक्ट्रोलाइट चेंजेस होने पे क्या चेंजेस आते हैं। जैसे ये पोटेशियम एक इलेक्ट्रोलाइट है और इसमें जैसे ही चेंजेस हुआ हाइपोकैलीमिया हुआ तो ये ईसीजी चेंजेस आई। तो एक इलेक्ट्रोलाइट के साथ में क्या ईसीजी चेंजेस होते हैं वो भी एक वीडियो है वहां पे। दोनों वीडियो आप जरूर देखें, लर्निंग के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखे ही ना, उस वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि इंसान के काम आएगा तभी इंपॉर्टेंट है। मैं एक बात इंपॉर्टेंट कहता हूं कि आप जिंदगी में कुछ करें ना करें, मदद जरूर करें, क्योंकि आप जिंदगी में सफल कब होंगे, जब आपके ऊपर वाले की मेहर होगी। और ऊपर वाला आप पे मेहर तभी दिखाएगा जब आपने किसी भी जरूरतमंद की मदद की। अपने दिल से, अपनी ईमानदारी से, अपनी मोरालिटी से इस चैनल को और इस कंटेंट को शेयर करें जहां तक कर सकते हो। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप बहुत ज्यादा लेवल पे करो, जितना कर सकते हो अपने स्टेटस के थ्रू, अपने ग्रुप्स के अंदर, अपने फ्रेंड्स को, कई जगह पे आप जुड़े हुए हो सोशल मीडिया में, तो मैक्सिमम लोगों तक प्लीज शेयर करें। ये एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। अगर आपको ये जरा सा भी पसंद आ रहा हो, हाँ आपको ये पसंद नहीं आ रहा हो और बोले ये तो हमारे भी काम का नहीं है तो आगे हम क्यों भेजे, प्लीज मत भेजना। लेकिन आपको अगर 1% भी लगता हो कि ये काम का है साहब, तो प्लीज भेज देना, क्योंकि ये करके हम कई लोगों की मदद कर सकते हैं।
है कि नहीं है? तो शेयर जरूर करिएगा साहब, बिल्कुल। और यहाँ पे देखिएगा कंटेंट ने क्या बोला कि जो हाइपोकैलिमिया है उसमें इसी की चेंजेस है, 4 तरीके के मैं बता चुका हूँ। पी वेव जो है वो पीक होती है, एसटी सेगमेंट आपका डिप्रेस हो जाएगा, टी वेव आपकी फ्लैट हो जाएगी और यू वेव आपकी प्रेजेंट हो जाएगी। अब इन ऑप्शन में देख लो आप कौन सा मैच हो रहा है। फ्लैट क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स नहीं होता, ये खोटा हो गया। पी वेव एब्सेंट नहीं होती है, ये भी खोटा हो गया। और टी वेव एलिवेट नहीं होगी, ये भी खोटा हो गया। तो कई लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। ए यहाँ पे आंसर है सर, डिप्रेस हो जाता है एसटी सेगमेंट। बिल्कुल ए करेक्ट आंसर है। एसटी सेगमेंट का डिप्रेशन देखने को मिलेगा हाइपोकैलिमिया वाली कंडीशन के अंदर। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, द नर्स इज प्रिपेयरिंग अ पेशेंट फॉर सर्जरी ऑन द लोअर एब्डोमेन, which position would the nurse most likely place the client in for surgery on this area? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पोजीशन से है पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप मरीज को प्रिपेयर कर रहे हो किसकी सर्जरी? लोअर एब्डोमेन की सर्जरी। किसकी सर्जरी? लोअर एब्डोमेन की सर्जरी। का मतलब जो आपका प्यूबिक एरिया है और वो वाला एरिया है, वहां की सर्जरी आप करना चाह रहे हैं। कौन सी पोजीशन मोस्ट लाइकली आप वहां पे प्लेस करेंगे मरीज को सर्जरी के लिए? फर्स्ट है टर्टमी, सेकंड है सिम्स, थर्ड है प्रोन, फोर्थ है टेनर। कौन सा पोजीशन देना प्रीफर करेंगे सर्जरी के लिए? मरीज जो है उसकी सर्जरी हो रही है लोअर एब्डोमेन की। जवाब लिखिएगा। कुछ लोगों ने जवाब देने की कोशिश की है, अलग अलग तरीके के जवाब आपके आ रहे हैं। जवाब गलत क्यों हो रहे हैं? इसका मोस्ट कॉमन कोज जो होता है ना, जवाब गलत होने का मोस्ट कॉमन कोज जो होता है वो ये है कि आपने अभी तक लाइक बटन प्रेस नहीं किया। अब आप कहोगे साहब लाइक बटन का जवाब से क्या संबंध है? तो मैं कहता हूं इसका बहुत बड़ा संबंध है। आप कहोगे कैसे? तो मैं कहूंगा लाइक बटन को प्रेस करना और अगले क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करना 100% तो सही होगा। प्रेस द लाइक बटन, बिकॉज ऊपर वाला सब जानता है और वो कहता है कि आप कंटेंट देख के लाइक बटन को प्रेस नहीं करोगे तो आपके जवाब नहीं जमेंगे। और लाइक करते ही मन से मन का मिलन होता है और आपके आंसर सही होने लग जाते हैं। तो प्रेस द लाइक बटन एंड शेयर इट। शेयर किस लिए करना? ताकि हम दूसरे आदमी की मदद करें। तो यहाँ पे देखिएगा, आप जैसे ही उस मरीज का लोअर एब्डोमेन का सर्जरी करते हैं तो मरीज को जिस पोजीशन में रखेंगे उसका नाम है टिनल नंबर। कौन सी पोजीशन है? टिनल नंबर। डी करेक्ट आंसर है। जितने लोगों ने ए जवाब दिया वो खोटा जवाब है, जिन्होंने ए जवाब दिया वो बिल्कुल खोटा है। देखिएगा डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। टिनल नंबर पोजीशन यहाँ पे रहेगा। टिनल नंबर पोजीशन से फायदा क्या होगा कि आप लोअर एब्डोमेन की सर्जरी कर रहे हो और जैसे आप इस पोजीशन में रखोगे जितने भी एब्डोमेन के ऑर्गन और जो इंटरनल ऑर्गन है जीआई सिस्टम के, वो सारे के सारे ऑर्गन जो है वो ऊपर की तरफ डिस्प्लेस हो जाएंगे, जिससे सर्जरी का साइट जो है उस पर प्रेशर कम हो जाएगा और सर्जरी को आप आराम से कैरिड आउट कर सकते हो। जब आप लोअर एब्डोमेन की सर्जरी करते हो तो बाकी वाले ऑर्गन को थोड़ा ऊपर की तरफ डिस्प्लेस करने के लिए टिनल नंबर पोजीशन को काम में लिया जाता है, इसलिए करेक्ट आंसर है। लिथोटमी पोजीशन जो होती है वो ज्यादातर जितने भी गायनेकोलॉजिकल प्रोसीजर है, जितने भी प्रोसीजर पेरिनियल एरिया के अंदर होते हैं, कौन से एरिया में? पेरिनियल एरिया के अंदर जितने भी प्रोसीजर होते हैं, गायनेकोलॉजिकल प्रोसीजर जितने भी होती है, वेजाइनल एरिया के अंदर जितने भी प्रोसीजर होते हैं, वेजाइनल प्रोसीजर है ना, वेजाइनल एरिया के जितने भी प्रोसीजर होते हैं उन सब में मरीज को कौन सी पोजीशन देते हैं? लिथोटमी पोजीशन, जिसमें दोनों लेग जो है वो ऊपर की तरफ होते हैं, लिथोटमी पोजीशन। नॉर्मल डिलीवरी में भी इसी पोजीशन को प्रीफर करते हैं। सिम्स पोजीशन जो होती है वो ज्यादातर यूज की जाती है किसी भी मरीज की जब आप सर्जरी करते हो, रीनल सर्जरी। कैसे सर्जरी? रीनल सर्जरी अगर आप करते हो या एनीमा आप लगाते हो तो लैटरल साइड में करते हो। सिम्स पोजीशन रीनल सर्जरी एनीमा देने वाली कंडीशन के अंदर काम में लिया जाता है। प्रोन पोजीशन जो होती है वो ज्यादातर बैक की सर्जरी, जो ज्यादातर पीआईबीडी के जो मरीज होते हैं उन मरीजों के अंदर बैक के अंदर प्रॉब्लम होती है तो आपको प्रोन पोजीशन में रख के मरीज में लेमिनेक्टमी करते हैं। तो जितनी भी बैक की सर्जरी जो होती है या कोई रेक्टल सर्जरी जो होती है, कुछ रेक्टल सर्जरी जो होती है उनके अंदर भी हम क्या करते हैं? प्रोन पोजीशन देते हैं मरीज को। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी का संबंध यहाँ पे इस सर्जरी में नहीं है जो लोअर एब्डोमेन की होगी। इसमें आपको कौन सी पोजीशन देनी है? टिनल नंबर। और जिससे क्या होगा? सारे ऑर्गन डिस्प्लेस हो जाएंगे, प्रेशर कम हो जाएगा, सर्जिकल साइट से सर्जरी करना आसान हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे डी बनेगा। ए, बी और सी तीनों ही खोटा जवाब है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छे। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बिल्कुल कर दीजिएगा। और अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा है और आप चाहते हैं इसी तरीके की कंसेप्चुअल स्टडी करना तो एक जगह है जहां पे आप ये स्टडी कर सकते हो। लहरिया स्ट्रीट होम के सामने भगत की कोठी, न्यू पाली रोड, जोधपुर। नाम है इंस्टीट्यूट का नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट, NNI, नोवल
नर्सिंग इंस्टीट्यूट। डॉक्टर एमडी सर के द्वारा संचालित इस इंस्टीट्यूट में करवाई जाती है कंसेप्चुअल स्टडी, साथ में करवाई जाती है एमसीक्यू प्रैक्टिस, जिसको करने के बाद में आप किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के काबिल बन जाते हैं। तो प्लीज अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं ऑफलाइन क्लासेस तो आज ही ज्वाइन कर लीजिए नोबल नर्सिंग इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, द फिजिशियन हैज प्रिस्क्राइब्ड ए क्लीनिंग एनिमा टू ए क्लाइंट शेड्यूल फॉर कोलन सर्जरी, द नर्स वुड प्लेस द क्लाइंट। फिजिशियन ने प्रिस्क्राइब किया मरीज को कौन सा क्लीनिंग एनिमा, कौन सा एनिमा, क्लीनिंग एनिमा, ताकि आप कोलन की सर्जरी को बाद में कैरिड आउट कर सके, क्योंकि कोलन को एकदम खाली करना है। तो कौन सी पोजीशन देंगे, किस पोजीशन में रखेंगे मरीज को, प्रोन, सुपाइन, लेफ्ट सिम्स और डोर्सल रिकमेंडेड। क्या बात है, कमेंट बॉक्स को आपने राफेल बना दिया। और ये प्रभाव है लाइक बटन को दबाने का। मैंने पिछले क्वेश्चन में बोला था कि अगर आप लाइक बटन दबाओगे तो आगे से क्वेश्चन सही होने शुरू हो जाएंगे। और देखिएगा तुरंत इफेक्ट आया, लाइक बटन को दबाते ही आया। तो कुछ लोगों ने अभी तक नहीं दबाया तो दबा दीजिए, क्योंकि लाइक बटन का प्रभाव बड़ा खतरनाक होता है। लाइक बटन दबाते ही आपके अंदर एक अद्भुत शक्ति का संचार होता है, आपके मन के अंदर वो कॉन्फिडेंस पैदा होता है, आप अपने आप को कॉन्फिडेंस फील करते हैं, आप अपने आप को जंगल का शेर फील, सर्कस का शेर नहीं, सर्कस का शेर नहीं, जंगल का शेर। सर्कस के शेर में ताकत नहीं होती है, सर्कस का शेर और जंगल के शेर में रात दिन का फर्क है। सर्कस का शेर मत बनना जिंदगी में, जंगल का शेर बनो और धाड़ लगाओ ऐसी कि मतलब भूचाल आ जाए, है कि नहीं है। राजा बन के घूमो और अपने आप को मजबूत बनाओ, अपने आप को इरादों वाले मजबूत इरादों के साथ में खड़ा करो और अपनी नींव को इतना खतरनाक बना दो कि फिर चाहे कितना भी आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, आपकी नींव कभी भी नहीं हिल सकती। उस तरीके की मजबूती के साथ में आगे लेके चलता हूं और यहाँ पे 100% आंसर करेक्ट आए हैं। थैंक यू सो मच फॉर सच काइंड ऑफ रेस्पॉन्स। दिल से शुक्रिया आप सभी लोगों का, आपका ये विश्वास और भरोसा हम सभी को एक बेहतरीन भविष्य की तरफ लेके जा रहा है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, लेफ्ट सिम। कौन सा आंसर है, लेफ्ट सिम्स पोजीशन, सी करेक्ट आंसर है। ऐसा देने से फायदा क्या होगा कि जो कोलन होती है वो लेफ्ट साइड से, सिग्मोइड कोलन जो है वो लेफ्ट साइड से आ रही है। मरीज को लेफ्ट में रख के आप कोई मटेरियल डालोगे तो सीधा कोलन के अंदर जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि सारी दवाई जो है वो कोलन में जाएगी और काम करेगी और मरीज की कोलन को अपन एकदम अच्छे से क्लीन कर पाएंगे। तो लेफ्ट सिम्स पोजीशन एनिमा या कोई भी क्लीनिंग करने के लिए एनिमा जो देते हैं उसमें लेफ्ट सिम्स पोजीशन काम में लिया जाता है। प्रोन, सुपाइन और डोर्सल रिकमेंडेड तीनों ही खोटे हैं, ये जवाब नहीं बनेंगे। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपको पूछ रहा है, द नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट विद चेस्ट ट्रॉमा। एक मरीज है जिसको आप केयर दे रहे हो, उसके चेस्ट में क्या हुआ है, ट्रॉमा हुआ है, चेस्ट ट्रॉमा का मरीज है। विच फाइंडिंग वुड बी मोस्ट इंडिकेटिव ऑफ ए टेंशन न्यूमोथोरेक्स। टेंशन न्यूमोथोरेक्स की फाइंडिंग कौन सी है, चेस्ट को ट्रॉमा हुआ है मरीज को, उसको आप केयर दे रहे हो, तो मरीज में टेंशन न्यूमोथोरेक्स के क्लिनिकल साइन क्या रहेंगे, कौन से क्लिनिकल साइन बताते हैं टेंशन न्यूमोथोरेक्स के बारे में। फ्रोदी इमोप्टेसिस, ट्रेकिया शिफ्ट टुवर्ड्स अनअफेक्टेड साइड ऑफ द चेस्ट, सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा नोटेड एंटीरियर चेस्ट और ओपनिंग चेस्ट वुंड विद ए विशल साउंड एमिटिंग फ्रॉम द एरिया। चार ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं, आपको बताना है मरीज को हुआ है चेस्ट ट्रॉमा, कौन सी फाइंडिंग मोस्ट इंडिकेटिव है टेंशन न्यूमोथोरेक्स की। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिएगा टेंशन न्यूमोथोरेक्स जब भी होता है तो एक प्रेशर क्रिएट होता है ना, एक प्रेशर क्रिएट होता है। टेंशन न्यूमोथोरेक्स की वजह से एक प्रेशर क्रिएट होता है थोरेसिक एरिया के अंदर और उसकी वजह से जो ट्रेकिया होता है उसकी शिफ्टिंग हो जाती है ऑपोजिट साइड के अंदर। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा बी। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या रहेगा, बी। ट्रेकिया जो है वो शिफ्ट हो जाता है अनअफेक्टेड साइड की तरफ, है ना। मान लो ये दो लंग्स है और एक लंग्स के अंदर टेंशन न्यूमोथोरेक्स हुआ ना। टेंशन न्यूमोथोरेक्स जब होता है तो लंग्स का जो साइज रहेगा वो नॉर्मल शेप से क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है ना। ये लंग्स ऐसा हो गया, जब लंग्स ऐसा हो गया तो जो प्रेशर क्रिएट हुआ, मतलब लंग्स छोटे होने का रीजन है कि लंग्स के ऊपर कोई प्रेशर क्रिएट हुआ, तो जो प्रेशर लंग्स के ऊपर लगा वो प्रेशर भी यहाँ भी लगता है और उसकी वजह से जो अनअफेक्टेड साइड है जिधर टेंशन न्यूमोथोरेक्स नहीं है, ट्रेकिया की शिफ्टिंग जो है वो उधर की तरफ हो जाती है ना। तो ट्रेकिया जो होता है वो स्लाइटली अनअफेक्टेड साइड ऑफ द चेस्ट की तरफ क्या हो जाता है, शिफ्ट। ट्रेकिया शिफ्ट टुवर्ड अनअफेक्टेड साइड, तो ट्रेकिया की अनअफेक्टेड साइड की तरफ शिफ्टिंग होती है टेंशन न्यूमोथोरेक्स की वजह से। और टेंशन न्यूमोथोरेक्स होने का रीजन था चेस्ट ट्रॉमा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा, बी। करेक्ट आंसर क्या बनेगा, बी। टेंशन न्यूमोथोरेक्स, चेस्ट ट्रॉमा, टेंशन न्यूमोथोरेक्स,
create an pressure on trachea and shifting of the trachea on the unaffected side. ये साइड अनअफेक्टेड थी, ये साइड अफेक्ट हुई थी, अनअफेक्टेड साइड की तरफ ट्रेकिया क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा MPCHO टेस्ट सीरीज। करना क्या है आपको, प्ले स्टोर पे जाना है, टाइप करना है नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट। क्या टाइप करना है आपको, नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट। टाइप करते ही आपको वहां पे 5 स्टार रेटिंग का एक ऐप मिलेगा। ये ऐप है नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट का ऐप। इस ऐप को इंस्टॉल कर दीजिए, रेटिंग में जाके ऐप सेटिंग में जाके ऐप को रेटिंग दे दीजिए, और इसके अलावा रिव्यू अपना डालना बिल्कुल ना भूले वहां पे। ये 2 काम करने के बाद में इस ऐप के ऊपर सारे फीचर्स आप लोगों के लिए खुल जाएंगे। करना क्या है, ऐप को इंस्टॉल करना है, सेटिंग में जाके, ऐप के साइड में सेटिंग में जाके, सबसे लास्ट में सेटिंग ऑप्शन आता है, सेकंड लास्ट में, उसमें जाके ऐप को रेटिंग देनी है और एक रिव्यू लिखना है वहां पे आपको। इससे ऐप के सारे फीचर्स खुल जाएंगे, टेस्ट सीरीज, वीडियो लेक्चर सब आप लोगों के लिए वहां पे ओपन होंगे। ऐप को आराम से समझे। इस ऐप के ऊपर इन फ्यूचर वो सारा स्टडी मटेरियल डालेंगे जो आपको अपने भविष्य निर्माण की तरफ लेके जाएगा। एक बेहतरीन और शाइनिंग भविष्य आपको बनाना है तो इस ऐप से आज ही जुड़ जाइए और अपनी जर्नी को शुरू कर दीजिए। ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट का। इस ऐप के ऊपर वो सारा कंटेंट मिलेगा जो आपके फ्यूचर को मेकअप करने में आपकी पूरी 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 मदद करेगा। और इसी ऐप के ऊपर बहुत जल्दी आ रही है MPCHO की डेली टेस्ट सीरीज। डेली टेस्ट सीरीज, हर रोज एक आपको टेस्ट सीरीज मिलेगा और उसको आपको सॉल्व करके आप MPCHO के लिए खुद को प्रिपेयर कर सकते हो। तो बहुत जल्दी आने वाली है। इंस्टॉल द ऐप एंड नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जुड़ जाइए। अगर आप ऑफलाइन क्लासरूम स्टडी करना चाहते हो तो लहरिया स्वीट होम के सामने भगत की कोठी, न्यू पाली रोड, जोधपुर आ जाइए टीम नोवल के साथ। ऑफलाइन क्लासरूम स्टडी डॉक्टर MG सर के द्वारा संचालित इस इंस्टीट्यूट की ऑफलाइन क्लासेज जो होती है वो लहरिया स्वीट होम के सामने भगत की कोठी, न्यू पाली रोड, जोधपुर पे लगती है। सभी तरीके की स्टडी, कंसेप्चुअल स्टडी टीम नोवल वहां पे प्रोवाइड कर रही है और ये तैयारी आपको एक बेहतरीन भविष्य की तरफ लेके जाएगी। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। The nurse is reviewing a history on a new admission for surgery in the morning. Which long-term medication in the client's history would be most important to report the physician? बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि नहीं? कतई जहर क्वेश्चन है ये। क्या है? कतई जहर क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि आप रिव्यू कर रहे हो हिस्ट्री को न्यू एडमिशन वाले मरीज का, जिसकी सर्जरी जो है वो मॉर्निंग के अंदर है। सुबह सर्जरी है, अभी आप हिस्ट्री रिव्यू कर रहे हो। हिस्ट्री के अंदर आपको मिला कि कोई एक दवाई है जो मरीज लॉन्ग टर्म से ले रहा है, लंबे समय से ले रहा है। वो कौन सी दवाई है जो मरीज लंबे समय से अगर ले रहा है तो तुरंत आपको किसको रिपोर्ट करनी है? फिजिशियन को। वो कौन सी दवाई है जो मरीज लंबे समय से ले रहा है, जो आपको लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, आप तुरंत फिजिशियन को रिपोर्ट करोगे। फर्स्ट है प्रेडनिसोन, दैट इज ए स्टेरॉइड। सेकंड है लिसिनोप्रिल, दैट इज ए एस इनहिबिटर्स पिल, दवाई जिसके पीछे लगता है वो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर ड्रग होती है। डोक्यूसेट जो कि डीबीटीज के अंदर और इनमें काम में ली जाती है, ब्लड के फ्लो को सही स्टेबल करने से संबंधित है। और कैल्शियम कार्बोनेट जो कि एक तरह का कैल्शियम है। विच इज द करेक्ट वन? 4 ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए, प्रेडनिसोन, लिसिनोप्रिल, डोक्यूसेट और कैल्शियम कार्बोनेट। फटाफट से जवाब लिखिएगा, विच इज द करेक्ट वन? जवाब लिखिएगा, जवाब लिखिएगा। कौन सी दवाई अगर मरीज लॉन्ग टर्म लंबे समय से ले रहा है तो आप तुरंत रिपोर्ट करेंगे कौन सी वो दवाई है। बहुत बढ़िया, कुछ लोगों ने जवाब देने की कोशिश की है, बहुत अच्छे। बिल्कुल करेक्ट आंसर है ए, और नाम है इसका प्रेडनिसोन। स्टेरॉइड है ये, क्या है? और स्टेरॉइड का यूज कभी भी लॉन्ग टर्म नहीं करते हैं। और मरीज अगर लॉन्ग टर्म से स्टेरॉइड ले रहा है तो उसका इम्यून पावर कमजोर है। स्टेरॉइड जो है वो इम्यूनो सप्रेसेंट करते हैं। क्या करते हैं? इम्यूनो सप्रेशन करते हैं। और अगर कोई मरीज लॉन्ग टर्म से स्टेरॉइड खा रहा है, उसकी इम्यूनिटी सप्रेस है और आपने उसको ऑपरेट कर दिया तो वुंड हीलिंग में प्रॉब्लम आएगी। वुंड की जो हीलिंग है उस हीलिंग को इनिबिट्स करता है। स्टेरॉइड जो है वुंड की हीलिंग को क्या करता है? इनिबिट करता है। अगर लॉन्ग टर्म से मरीज ले रहा है तो वुंड की हीलिंग नहीं होगी, इम्यूनोसप्रेसेंट रहता है मरीज, पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन होने की संभावनाएं ज्यादा होती है। तो अगर कोई भी मरीज जो लॉन्ग टर्म से स्टेरॉइड ले रहा है तुरंत आपको फिजिशियन को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि सर्जरी करने से पहले ये चीज को क्लियर करना जरूरी कि मरीज का इम्यूनोसप्रेशन तो नहीं है, मरीज की वुंड हीलिंग की प्रॉब्लम तो नहीं होगी। अगर ऐसा कुछ ना हो तो सर्जरी के बारे में सोच सकते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ए बनेगा। बी, सी और डी तीनों ही खोटे जवाब है। ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बी, सी और डी तीनों ही खोटे जवाब है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है, द नर्स इज एक्सप्लेनिंग अबाउट द ड्रग जाफिर लुकास। कौन सी दवाई? जाफिर लुकास ड्रग जो है
उसके बारे में आप एक्सप्लेन किया मरीज को। अस्थमा का पेशेंट है ना, मरीज अस्थमा का है, उसको एक दवाई अपन दे रहे हैं जाफिर लुकास्ट, मोंटी लुकास्ट, जाफिर लुकास्ट, ये सारी अस्थमा के मरीज को दी जाने वाली ड्रग होती है जो कि मरीज के इरिटेशन को मिनिमाइज करके उसके कफ को और उसके रनी नोज और उसके सिम्टम जो है उनको कंट्रोल करने में मदद करती है। एंटी एलर्जिक एक्शन होता है इस दवाई का, है ना। ये दवाई जो होती है वो कैसी होती है, एंटी एलर्जिक एक्शन होता है इसका, एंटी एलर्जिक एक्शन काम में ली जाती है अस्थमा के मरीज के अंदर। अस्थमा एक एलर्जन वाली बीमारी है। अस्थमा कैसी बीमारी है, एक एलर्जन वाली बीमारी है, और अस्थमा एलर्जन वाली बीमारी है तो इसमें IgE का लेवल बढ़ जाता है, इसमें टोटल इओसिनोफिल्स काउंट जो है वो बढ़ जाते हैं। ये अस्थमा के मरीज में इंक्रीज और एलिवेटेड देखने को मिलते हैं। अस्थमा वो बीमारी है जिसमें एलर्जन के एक्सपोजर की वजह से ब्रोंकोस्पाज्म हो जाते हैं। क्या होते हैं अस्थमा में, ब्रोंकोस्पाज्म होते हैं, ब्रोंकोस्पाज्म होते हैं। इस बीमारी में ब्रोंकोस्पाज्म होते हैं। ब्रोंकोस्पाज्म होने पे इस बीमारी के मरीज जो होते हैं उसके अंदर जो क्लिनिकल साइन आते हैं वो आते हैं विस्लिंग साउंड, वीज साउंड। जब आप ऑस्कल्टेट करते हैं तो वीज साउंड आपको वहां पे सुनाई देते हैं। रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी होती है मरीज को, डिस्निया ऑन एक्सर्शन होता है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक इश्यू रहता है। अस्थमा बीमारी सांस की एक बीमारी है, ब्रोंकियोल के अंदर स्पाज्म होने वाली एक बीमारी है। अब क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है विच कमेंट बाय द क्लाइंट वुड इंडिकेट इनइफेक्टिव टीचिंग। मरीज का कौन सा कमेंट जो क्लाइंट कर रहा है वो इंडिकेट करता है कि मरीज में जो टीचिंग है वो इनइफेक्टिव है। मरीज की जो टीचिंग है वो कैसी है, इनइफेक्टिव है। वो कौन सा कमेंट है जो मरीज करेगा जो इंडिकेट करता है कि मरीज ढंग से समझ नहीं पाया इन सब बीमारी के बारे में और इसके ट्रीटमेंट के बारे में। पहला, आई शुड टेक दिस मेडिकेशन विद मील। सेकेंड, आई नीड टू रिपोर्ट फ्लू लाइक सिम्टम टू माई डॉक्टर। थर्ड है, माई डॉक्टर माइट ऑर्डर लाइव लीवर टेस्ट व्हाइल आई एम ऑन दिस ड्रग। और लास्ट है, इफ आई एम ऑलरेडी हैविंग एन अस्थमा अटैक दिस ड्रग विल नॉट स्टॉप इट। जवाब लिखिएगा। बहुत बढ़िया। सवाल ने पूछा है कौन सा स्टेटमेंट इंडिकेट करता है कि मरीज ढंग से समझ नहीं पाया। तो देखिएगा लास्ट ऑप्शन कह रहा है कि इफ आई एम ऑलरेडी हैविंग एन अस्थमा अटैक, मेरे को अगर पहले से अस्थमा का अटैक है तो ये दवाई जो है दिस ड्रग विल नॉट स्टॉप इट, ये दवाई उस अटैक को रोक नहीं पाएगी। ये बात बिल्कुल सही है। अस्थमा का जो मरीज होता है उसको जब अस्थमा का अटैक होता है, वो वीजिंग और साउंड साथ में और डिस्निया के साथ में, अगर मरीज हॉस्पिटल के अंदर आता है उस समय मोंटी लुकास्ट मदद नहीं करेगी, जाफिर लुकास्ट मदद नहीं करेगी। उस समय आपको उस मरीज को क्या दवाई देनी पड़ेगी, आपको उस मरीज को दवाई देनी है लाइक स्टेरॉइड, हाइड्रोकोर्टिसोन, डेक्सामेथाजोन। उस मरीज को दवाई देते हैं ब्रोंकोडायलेटर, जैसे अस्थमा की ड्रग ऑफ चॉइस है, और ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, साल्बुटामोल, है ना। तो ब्रोंकोडायलेटर देंगे आप यहाँ पे, साल्बुटामोल दवाई काम में लेते हैं आप वहाँ पे, है ना। फेमोट्रोल दवाई काम में लेते हैं वहाँ पे, प्रोट्रोपियम दवाई काम में लेते हैं वहाँ पे, बुडिसोनाइड दवाई काम में लेते हैं। तो वो सब दवाइयां जो अस्थमा के इलाज में एक्यूट अटैक में होती है वो काम में लेते हैं। फिर जब मरीज का एक्यूट अटैक ठीक हो गया, अस्थमा सही हो गया, तो ये दवाई जो है ये सिम्टम को वापस रिकवर ना हो, मेंटेन करके रखे, मरीज को दिक्कत ना हो, सिम्टम वापस ना आए, एक्यूट अटैक दोबारा ना आए, उन सब चीजों को प्रिवेंट करने में मदद करती है। तो ऑप्शन डी तो यहाँ पे खोटा हो गया, क्योंकि ये जो अस्थमा का अटैक है ये अटैक के समय ये काम नहीं करेगी, ये बात बिल्कुल सही है। तो और मरीज को टीच करने की जरूरत नहीं है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। डी कह रहा है माय डॉक्टर माइट ऑर्डर लीवर टेस्ट व्हाइल आई एम ऑन ड्रग। बिल्कुल, इस ड्रग के जो साइड इफेक्ट है वो लीवर के ऊपर होते हैं। हिपेटोटॉक्सिक होती है दवाई। कैसी होती है, हिपेटोटॉक्सिक। तो ये दवाई जब मरीज ले रहा है तो उसकी LFT जो है वो हमें चेक कराते रहना होता है, LFT चेक करनी है। तो ये स्टेटमेंट भी मरीज का सही है, इसलिए जवाब नहीं बनेगा। ये स्टेटमेंट सही है, मरीज की टीचिंग इफेक्टिव है। अगला है, आई नीड टू रिपोर्ट फ्लू लाइक सिम्टम टू माई डॉक्टर। तो जब ये दवाई लेते हैं तो मरीज में फ्लू लाइक सिम्टम तो रहते हैं, उसके कंट्रोल के लिए हम साथ में लिवोसिट्रिजिन देते हैं। तो इस दवाई से फ्लू लाइक सिम्टम रहेंगे, इनको रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं होती है। तो ये भी खोटा है। बी, सी और डी तीनों ही खोटे जवाब है, क्योंकि ये तीनों ही स्टेटमेंट जो मरीज ने दिए है ये सही है, इसलिए हमें इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा और टीचिंग देने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है कि ये दवाई जो है वो खाने विद मील लेनी है, दवाई जो है वो विद मील लूंगा, ये खोटा जवाब है, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। दवाई को विद मील लेने से इसके एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम होती है, तो या तो इसको खाने से 1 घंटा पहले लेते हैं या खाने के 2 घंटा बाद में लेते हैं। इसको विद मील नहीं लेना है, ये स्टेटमेंट मरीज का गलत है, इसको और टीचिंग की जरूरत है। और दोबारा समझाएंगे कि इसको खाने से 1 घंटे पहला लो या खाने के 2 घंटे बाद में लो, लेकिन खाने के साथ में लेने से इस दवाई का फायदा नहीं है, क्योंकि इससे दवाई का एब्जॉर्प्शन अफेक्ट होता है। समझ रहे हो बात को? बहुत बढ़िया, आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहां पे पूछ रहा है, क्लाइंट इज 4 hours पोस्ट ऑपरेटिव लेफ्ट ब्रेन सेरिब्रल एन्यूरिज्म क्लिपिंग।
पोस्ट ऑपरेटिव कंडीशन के अंदर है मरीज, 4 घंटे हो चुके हैं उसको ऑपरेट हुए हुए, और क्या ऑपरेट हुआ था, लेफ्ट ब्रेन के अंदर सेरिब्रल एन्यूरिज्म था, उसकी क्लिपिंग वहां पे की गई है ना, लेफ्ट ब्रेन में सेरिब्रल एन्यूरिज्म था, उसकी क्लिपिंग की है, 4 घंटे की सर्जरी चली है, मरीज पोस्ट ऑपरेटिव कंडीशन में। विच असेसमेंट फाइंडिंग वुड कॉज द नर्स द मोस्ट कंसर्न, कौन सी असेसमेंट फाइंडिंग जो है वो सबसे ज्यादा कंसर्न इश्यू है इस कंडीशन के अंदर। पहला टेम्परेचर 99.4, हार्ट रेट 110 और रेस्पिरेटरी रेट 24। दूसरा ड्राउजीनेस, यूरिनरी आउटपुट 50 ml, द पास्ट ओवर 1 सेंटीमीटर ब्लड ड्रेनेज नोटेड ऑन सर्जिकल ड्रेसिंग। तीसरा है बीपी 120/60, लिथार्जी, राइट साइडेड वीकनेस। और चौथा है अलर्ट एंड ओरिएंटेड, बीपी 168/96, हार्ट रेट 70। 4 ऑप्शन यहां पे लिखे हुए हैं। कौन सी फाइंडिंग कारण है मोस्ट के सबसे ज्यादा नर्स के लिए कंसर्न वाला इश्यू? जवाब लिखिएगा। लेफ्ट ब्रेन में सेरिब्रम के अंदर एन्यूरिज्म था, क्लिपिंग की गई है। तो देखिएगा, सेरिब्रम में एन्यूरिज्म की जब क्लिपिंग करते हैं तो जो ऑपरेट हो जाता है मरीज, तो पोस्ट ऑपरेटिव कंडीशन में इसका मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है कि मरीज को क्या हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है। क्या हो सकता है? स्ट्रोक। और सर्जरी हमने कहा कि लेफ्ट ब्रेन में, तो स्ट्रोक किधर होगा? अगर होगा तो राइट साइड में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है राइट साइडेड वीकनेस, ये इंडिकेट करते हैं कि सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन हो गया, और अगर ऐसा हुआ तो तुरंत इन्फॉर्म करना पड़ेगा। सवाल ने ये बोला मोस्ट कंसर्न इश्यू, मतलब ऐसा इश्यू जिसको तुरंत रिवाइज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा सी, राइट साइडेड वीकनेस। ये कंसर्न इश्यू है, तुरंत इमीडिएट रिपोर्ट करना पड़ेगा। बाकी सारे जो है उसमें इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लगभग नॉर्मल फाइंडिंग है, तो उसको तुरंत इन्फॉर्म करने का जरूरत नहीं है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा? बी, 120/60 बीपी, लिथार्जिक एंड राइट साइडेड वीकनेस। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। कई लोगों ने डी जवाब दिया है जो बिल्कुल खोटा है। बीपी के नंबर को ज्यादा दे के, हार्ट रेट के नंबर को ज्यादा दे के जवाब नहीं होते हैं। जवाब कैसे होते हैं? जवाब कंसेप्ट से होते हैं। कंसेप्ट पकड़ना पड़ेगा आपको, और अगर आप कंसेप्चुअल स्टडी करना चाहते हो तो एक ही जगह है, नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट। कुछ लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया, तो प्रेस द लाइक बटन एंड शेयर इट। लाइक करने से आप में आएगा कॉन्फिडेंस, और शेयर करने से आप लोग जो है किसी की मदद करेंगे, और मदद करेंगे तो आप इंसान कहलाने के काबिल बन जाएंगे। सिंपल सा फंडा है। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा। अगला कतई जहर क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आप सब लोग इसका जवाब देंगे, क्योंकि अभी अभी आपने लाइक बटन प्रेस किया है, तो सब लोग जवाब देंगे और सही देंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। सवाल कह रहा है कि एक क्लाइंट है जिसको पैनक्रियाटिक कैंसर हो गया है। क्या हो गया? पैनक्रियाटिक कैंसर। और अभी अभी मरीज जो है उसको रिपोर्ट जो है नेगेटिव प्रोग्नोसिस किया गया ऑन्कोलॉजिस्ट के द्वारा, है ना। पैनक्रियाटिक कैंसर हैज जस्ट बीन गिवन ए नेगेटिव प्रोग्नोसिस बाय ऑन्कोलॉजिस्ट, कि आपको पैनक्रियाटिक कैंसर है, इसकी कोई भी प्रोग्नोसिस नहीं है, मतलब प्रॉब्लम है, ये ठीक नहीं हो सकता, मतलब ये आपको लेके जाएगा। कुल मिला के इस तरीके से आपने बोल दिया। द नर्स हियर द क्लाइंट्स स्टेट, नर्स ने मरीज से सुना, उसका स्टेटमेंट सुना। मरीज ने बोला आई डोंट बिलीव द डॉक्टर, मुझे इस डॉक्टर पे कतई विश्वास नहीं है, क्योंकि ये डॉक्टर जो है जो बातें बोल रहा है वो बातें आउट ऑफ सिलेबस है मेरे, क्योंकि इस डॉक्टर को जो बातें बोली, अच्छा हम जो रोज पढ़ते हैं ये कोई भी चीज आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, क्योंकि बिहार सीएचओ के जो पेपर था उसमें बिना ऑप्शन चेंज किए हुए क्वेश्चन डाले गए हैं, तो कुछ भी अलग नहीं है, सारा यही से मैटर बनता है। बस जरूरत है तो विश्वास की, जरूरत है लाइक बटन को प्रेस करने की, और जरूरत है चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करने की, बेल आइकन बटन दबाने की। तो वो जो मरीज है, उस मरीज ने बोला कि मेरे को इस डॉक्टर के ऊपर कतई विश्वास नहीं है, एंड आई थिंक, मैं ये सोचता हूं कि ही हैज मी कंफ्यूज्ड विद अनदर पेशेंट, मुझे लग रहा है कि कोई दूसरे मरीज के से कंफ्यूज्ड है, मतलब इसको समझाना किसी और को था, मेरे बारे में ये बोल रहा है, मुझे नहीं लगता ये डॉक्टर सही बोल रहा है, ये मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, ये बिल्कुल सही नहीं है, मैं मना करता हूं इसको। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ कुबलर-रोस स्ट्रेटेजी ऑफ डाइंग। कुबलर-रोस की स्ट्रेटेजी स्टेजेस हमने पढ़ी और बहुत बढ़िया, मैक्सिमम लोगों ने बिल्कुल सही जवाब देने की कोशिश की है। कुबलर-रोस ने दाबदा दिया, वेरी गुड, क्या दिया? दाबदा। और कोई भी मरीज की लाइफ में जब स्ट्रेस आता है, इस तरीके की न्यूज मरीज सुनता है, तो सबसे पहले वो क्या करता है? डिनायल। बहुत अच्छे, डिनायल। सबसे पहले क्या करता है? डिनायल। नहीं, मेरे को तो हो ही नहीं सकता। आपने बोला आपको कैंसर है, बोले नहीं, साफ सुथरा मना, इसको बोलता है डिनाइल। करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ये मल्टीपल टाइम आस्किंग क्वेश्चन, याद रख लीजिएगा। जब मरीज ने डिनाइल किया, आपने कहा नहीं नहीं कैंसर तो आपको ये है, उसने 1 जगह 2 जगह 5 जगह 7 जगह चेक कराया, लेकिन फिर भी वही रिपोर्ट आ रही है, तो हमने बोला कैंसर तो आपको ही है। तो उस मरीज को आता है गुस्सा, एंगर, मुझे ही कैंसर क्यों हुआ? पहले बोला मुझे है ही नहीं, फिर जब पता चला कि नहीं है तो सही, तो फिर आता है गुस्सा कि मुझे क्यों हुआ।
मैंने तो समोसा नहीं खाया, मोमोज नहीं खाए, है ना, मिर्ची बड़े नहीं खाए, कोफ्ते नहीं खाए, कुछ भी नहीं खाया, फिर मेरे को पैनक्रियाज का कैंसर कैसे हो सकता? मैंने तो कभी शराब के भी हाथ नहीं लगाया, 8 बजे के बाद तो मैं घर से भी बाहर नहीं निकलता हूं, मैंने कभी कुछ किया ही नहीं, मैंने वो देसी शराब भी नहीं लिया, मैंने कुछ लिया ही नहीं है। मतलब जिससे पैनक्रियाटिक कैंसर हो सकते हैं उन सब चीजों को तो मैंने अवॉइड किया, कभी स्मोक नहीं किया, कभी कोला नहीं पिया, कभी बेवरेजेस नहीं लिए। ये सब मरीज रेस्ट ले देता है तो उसको गुस्सा आता है, एंगर आता है ना। अब एंगर से काम नहीं चलेगा तो मरीज शुरू करता है बार्गेनिंग। क्या शुरू करता है? बार्गेनिंग। और बार्गेनिंग इस धरती पे किससे करता है? भगवान से। किससे करता है? ऊपर वाले से। और ऊपर वाले को बोलता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया, तू कितना जुल्मी है, तू कितना जुल्मी है। इस तरीके के कंसेप्ट होते हैं, है ना। भगवान ने मेरे साथ में अच्छा नहीं किया, मैं बहुत ज्यादा अनलकी हूं, इस तरीके के नेगेटिव विचार आना, भगवान के साथ में बार्गेनिंग करना। एक बार तू इसको सही कर दे, मैं तेरे जो है प्रसाद चढ़ाऊंगा, 101 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा, लेटे लेटे तेरे द्वार तक आऊंगा, पैदल यात्रा करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। ये होती है बार्गेनिंग। ये बार्गेनिंग हम मंदिर में जाके रोज करते हैं, 100 रुपए चढ़ाते हैं भगवान को और बोलते हैं 1000 दे देना। ऐसा सौदा कौन करता है भाई कि आप 100 देंगे और आपको 1000 मिलेंगे? इज इट पॉसिबल? इट्स नॉट पॉसिबल। तो 100 रुपए अंदर भगवान को देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो है जिसके पास में कुछ भी कम नहीं है, तो उसको काहे के देने? उन 100 रुपए को उस सड़क के ऊपर घूमने वाले बाबा जी को, उन माता जी को, वो बच्चा जो सड़क के ऊपर भीख मांगने को मजबूर है, उसको कुछ खाने को दे दो, उसकी कुछ मदद कर दो उस 100 रुपए से। वो 100 रुपए उस भगवान तक पहुंच गए। इतनी सी बात याद रखिएगा। और ये मदद करने वाला सच्चा इंसान होता है। जिंदगी में आप सब कुछ बन जाओगे, लेकिन अगर आप अच्छे इंसान नहीं बने ना, तो कुछ भी बन जाओ आप, कोई मैटर नहीं करता है। एक ही तो जिंदगी है, बन जाओ अच्छे इंसान। आपके माता पिता ने आपसे बहुत आस की है, बस उस आस पे खरा उतरना, एक अच्छे इंसान बने हुए रहना, एक सच्चे इंसान बने हुए रहना, और उनकी हर ख्वाहिश को पूरा जरूर कर देना। बापू की धोती का सवाल है, नई धोती लाके बापू को देना पहली जिम्मेदारी है बच्चे की। और नई धोती अपनी सैलरी से, बस उसके लिए पढ़ लेना। जिस दिन भी पढ़ने का मन ना करे ना, जिस दिन भी नींद आए ना, जिस दिन ये लगे ना कि आज बस नहीं, आज नहीं हो रहा है, मेरे से पढ़ाई नहीं होगी, आंखें जल रही है मेरी, उस दिन याद करना कि आपको बहुत सारे लोगों के सपने पूरे करने, बहुत सारे लोगों के लिए जीना है आपको। आप किसी और के लिए नहीं कर रहे हैं, आप उन लोगों के सपनों के लिए, उन लोगों के इमोशन के बारे में तो एक बार सोचिए, फिर देखो आपको काहे की नींद आती है साला, दूर दूर तक नहीं आएगी। बस उनके लिए जी लेना जिंदगी में, तब आपकी लाइफ सक्सेस है। और कुछ करने की जरूरत नहीं है। भले आप लाइक मत करना वीडियो को, भले आप शेयर मत करना चैनल को, बस उसके लिए, उनके लिए सफल जरूर हो जाना लाइफ के अंदर। तो एक इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल बात है यहाँ पे कि मरीज बार्गेनिंग शुरू कर देता है भगवान के साथ में, और जब बार्गेनिंग से काम नहीं चलता है, क्योंकि कैंसर तो कैंसर है, हो गया तो हो गया, और पास्ट को आप चेंज नहीं कर सकते, तो फिर मरीज कहां जाता है? फिर मरीज अगले चीज में जाता है, डिप्रेशन के अंदर। अगला उसका क्या फेज होता है? डिप्रेशन। और जब मरीज डिप्रेशन के अंदर जाता है ना, डिप्रेशन के अंदर जब मरीज चला जाता है, तो वहां वो होपलेस, वर्थलेस, हेल्पलेस हो जाता है। मतलब डॉक्टर ने जवाब दे दिया, अब मेरा क्या होगा, अब मुझे कौन संभालेगा, अब तो मैं मरने वाला हूं। बहुत खराब कंडीशन है ये लाइफ की। अब जब अपन इस स्टेज पे पहुंच जाएगी, अपने को पता चलता है कि अब अपनी जिंदगी खत्म होने वाली है, आप समझ सकते हो ना कि वहां आदमी की क्या हालत होती है। इसलिए कहता हूं कि जब तक हम हेल्दी है, जब तक हम सुरक्षित है, जब तक हम बढ़िया है, तब तक जिंदगी में कुछ ऐसा कर जाओ ना कि पूरी दुनिया आपको याद करे। इंपॉर्टेंट है कि नहीं? और लास्ट ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है कि अल्टीमेटली उसके पास में एक ही चीज बनती है, एक्सेप्टेंस। क्या करना पड़ेगा उसको? चीजों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो ये है कुबलर-रॉस का दाबदा। और यहाँ पे सिर्फ डेनाइल है, एंगर नहीं है, ये डिप्रेशन नहीं है, बार्गेनिंग नहीं है, क्योंकि मरीज ने जो कमेंट किया है उसने बोला एकदम मना कि मेरे को कैंसर हो ही नहीं सकता। ये फर्स्ट स्टेज है। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा। नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट। करना क्या है आपको? प्ले स्टोर पे जाना है, सिंपल सा टाइप करना है नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट, क्योंकि ये बात है आपके सपनों की, ये बात है आपको सपनों को पूरा करने की। और इन सपनों को पूरा करने के लिए एक इंस्टीट्यूट ने जिम्मेदारी उठा ली है, नाम है उसका नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट। 2 प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड कर रहा है, ऑफलाइन और ऑनलाइन, दोनों प्लेटफॉर्म है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप जाइए, टीम नोवल के साथ कनेक्ट होने का एकमात्र तरीका है, ऐप को इंस्टॉल करिए। इंस्टॉल करने के बाद में सेटिंग ऑप्शन में जाके ऐप को रेटिंग दे, और इसके अलावा उस ऐप के अंदर अपना रिव्यू जरूर डालें। ये काम तो आपको करना है।
इसके अलावा अगर आप उस ऐप के ऊपर आपको मिलेगा डिफरेंट टाइप का टेस्ट सीरीज, वीडियो लेक्चर, वो सब आएगा। अभी रिसेंटली एमपीसीएचओ की टेस्ट सीरीज बहुत जल्दी उस ऐप के ऊपर रिलीज होने वाली है, तो ऐप से जुड़ जाइए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। और अगर आप ऑफलाइन क्लासरूम स्टडी करना चाहते हैं, अगर आप ऑफलाइन क्लासरूम स्टडी करना चाहते हैं तो देरी किस बात की है, लहरिया स्वीट होम के सामने भगत की कोठी, न्यू पाली रोड, जोधपुर, ये एड्रेस है। नोबल नर्सिंग इंस्टीट्यूट का डॉक्टर एमडी सर के द्वारा संचालित इस इंस्टीट्यूट का ऑफलाइन क्लासेज जो है वो लहरिया स्वीट होम के सामने भगत की कोठी, न्यू पाली रोड, जोधपुर पे लगती है। पहुंच जाइए कंसेप्चुअल स्टडी के लिए, जहां पे टीम नोबल आपको करवाएगी बेहतरीन कंसेप्चुअल स्टडी। वो कंसेप्चुअल स्टडी जिसको करने के बाद में आप अपनी लाइफ के अंदर एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे चले जाएंगे। तो आप बनाना चाहते हैं कंसेप्ट, करना चाहते हैं कंसेप्चुअल स्टडी और कुछ अच्छा करना चाहते हैं अपनी लाइफ के अंदर, तो जुड़ जाइए टीम नोबल के संग। दोनों प्लेटफॉर्म आपके लिए खुले हैं और एक बेहतरीन भविष्य के निर्माण की तरफ आगे बढ़ जाइए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव डालना बिल्कुल ना भूलें। और इसके अलावा एक काम करें, भगवान कृष्ण ने कहा था कि सारथी बने स्वार्थी ना बने, तो दिखा दीजिए सारथीपन और कर दिखाइए ऐसा कि दुनिया करना चाहिए आपके जैसा। अगर आप कुछ अच्छा पढ़ रहे हैं, अच्छा सुन रहे हैं, तो आप एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे हैं। तो मिलते हैं दोबारा एक नए एमसीक्यू सेशन के साथ में, कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ ट्रिकी, कुछ कंसेप्चुअल एमसीक्यू। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।